चलिए फिर आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने जितना पढ़ा था उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज जो हमको बात करनी है वो है हमारे पास एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट पर हमको बात करनी है। बुक अपने सामने रख लेना। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H। याद रखना है आपको, सेक्शन याद रखना है। सेक्शन कौन सा है? 2H है। किसका है सेक्शन? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है। ध्यान से इस चीज को समझो। सेक्शन कौन सा है? 2H है। किसका है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है। ये क्या बोलता है उस पर हम यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से इस चीज को समझो। यहाँ पे दो चीजें जो काम की हैं कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहले आप इसका सेक्शन याद रखना। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2H है। सेक्शन है आपके पास 2H। ठीक है। सेक्शन कौन सा है? 2H है। और ये क्या बोलता है? किसका सेक्शन है ये? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन 2H है ये बोलता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। दो तीन बार बोलोगे याद हो जाएगा। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। आगे लिखते हैं फर्दर, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ध्यान से इस चीज को समझो। यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि ये जो अगर कोई एग्रीमेंट है, अगर उसको इन्फोर्सेबिलिटी मिल जाती है तब तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर उसको इन्फोर्सेबिलिटी नहीं मिलती है, अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। ये बात बोली थी। फिर बोलते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट, ऑल, कहा गया? ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सारे के सारे एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। दियर फॉर ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट तो आप सिंपल सिंपल बोलोगे सिर्फ वही एग्रीमेंट जिनको इन्फोर्सेबिलिटी मिल जाएगी, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे, वही कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। जिनको इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं मिलेगी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। वो कैसे हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके पास वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, सिंपल है। आगे लिख रहे हैं कि सम, लिखते हैं कि सम एग्रीमेंट्स में भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड अदर नॉट्स। तो कुछ जो एग्रीमेंट है वो तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे और कुछ एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे। सिंपल है। ठीक है। आगे बुक में ध्यान दो, लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट टू सेल अ रेडियो सेट। ध्यान से इस चीज को समझना। आपकी बुक में एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि हमने एग्रीमेंट करा। किस चीज के लिए करा भैया एग्रीमेंट? एग्रीमेंट किस चीज के लिए करा है? एग्रीमेंट किस चीज के लिए करा? तो बुक में देखो लिखा हुआ टू सेल अ रेडियो सेट। किसी रेडियो सेट को बेचने के लिए हमने क्या करा? एग्रीमेंट करा। तो भैया वो मे बी वो कॉन्टेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट है किसके लिए? टू गो टू सी अ मूवी, किसी मूवी को देखने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट है, अगर कोई एग्रीमेंट है किसी मूवी को देखने के लिए, तो वो सिर्फ एक एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। वहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं होगी। ठीक है। तो वो सिर्फ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट। दस ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपने नोट्स में। दस ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। याद रखना, ठीक है। और अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो लाइन में क्या लिखा हुआ है, ओनली दोज एग्रीमेंट्स विच सेटिस्फाई द एसेंशियल मेंशन इन सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज को समझना। बोला हुआ है कि ओनली दोज एग्रीमेंट, सिर्फ वो एग्रीमेंट, सिर्फ वो एग्रीमेंट जो सेटिस्फाई करेंगे। किसको सेटिस्फाई करेंगे? असेंशियल्स कुछ लिखे हुए होंगे। कहाँ पर लिखे हुए भैया? सेक्शन 10 में। कहाँ पर लिखे हुए हैं? सेक्शन 10 में। कहाँ पर लिखे हुए हैं? सेक्शन 10 में। ठीक है, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ असेंशियल्स लिखे हुए हैं। तो जैसे ही उनको भी सेटिस्फाई कर दिया जाएगा तो सारे के सारे एग्रीमेंट क्या बन जाएंगे आपके पास? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है। तो अभी हमने एक और चीज यहाँ पे ध्यान से समझा, सेक्शन 10। इनको याद करते हुए चलते रहो। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किसके बारे में बात कर रहा है? असेंशियल्स के बारे में बात कर रहा है। एक और चीज जो आपने आज यहाँ पर सीखी, वो सीखी थी सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो बोलता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है। एक और चीज अपने नोट्स में यहाँ पे लिख लेना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं भैया, एग्रीमेंट होते हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होते हैं, एग्रीमेंट। ठीक है। अगली चर्चा हम करते हैं एग्रीमेंट में। अगली चर्चा जो हमारी होगी वो किस में होगी, वो भी ये एग्रीमेंट में होने वाली है। तो इसका सेक्शन याद रखो, सेक्शन 2E। सेक्शन याद रखना, सेक्शन 2E। अब देखो यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है आपको छोटा सा, एक नंबर ये 2E के बगल में। तो नीचे जाओ, इसी पेज के एंड में तो लिखा हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। तो 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन 2E है वो हमको क्या बताता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बोल रहा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, ध्यान से समझना। बोला हुआ एवरी प्रॉमिस, बोला हुआ एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises, every promise and every set of a promises forming the consideration for each other, forming the consideration for each other is an agreement। ठीक है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन याद रखना, कहाँ पर लिखी हुई, सेक्शन 2E में लिखी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट की कहाँ की, सेक्शन 2H में थी। एग्रीमेंट की डेफिनेशन याद रखना, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है। आगे, इन एन एग्रीमेंट देयर इज अ प्रॉमिस फ्रॉम बोथ द साइड। ध्यान से समझो, एग्रीमेंट में क्या होता है भैया, एग्रीमेंट में क्या होता है, इन एन एग्रीमेंट, जब मैं एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, एग्रीमेंट में क्या होगा भैया, प्रॉमिस होगी। कहाँ से, फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर ए पार्टी है और बी पार्टी है तो इन दो, ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे भैया, प्रोमिस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हमारे पास यहाँ पे दो पार्टी है, बोथ पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो बुक में क्या लिखा हुआ कि ए promises to deliver his watch to B। कि ये क्या प्रॉमिस करता है, ये प्रॉमिस करता है कि भैया मैं डिलीवर करूंगा। क्या डिलीवर करेगा भाई, अपनी वॉच डिलीवर करेगा। किसको करेगा, बी को करेगा। ठीक है। और रिटर्न, और बदले में बी क्या प्रॉमिस करता है, और बदले में बी क्या प्रॉमिस करता है, बी प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹2000 टू वे। तो दोनों की तरफ से प्रॉमिसेस हो गया। कैसे पर प्रॉमिस, एक बोलता है प्रॉमिस टू डिलीवर हिज वॉच, और दूसरा प्रॉमिस बोलता है पे अ सम ऑफ ₹2000 टू वे। कोई दिक्कत। तो देयर इज सेड टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो हम बोल देंगे भैया ए और बी के बीच में क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। क्यों, क्योंकि ए और बी ने दोनों ने क्या करा, आपस में एक दूसरे को क्या करा भैया, प्रॉमिस कर। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो प्रॉमिस है, इज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑफर। और ब्रैकेट में क्या लिखा हो, प्रपोजल। मैंने यहाँ यहाँ पे देखो 2 नंबर दिख रहा है आपको, ये देखो 2 नंबर दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंडर इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द टर्म ऑफर इज यूज्ड। जब आप इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ोगे तो वहां पर ऑफर शब्द का इस्तेमाल होता है। इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में किसका इस्तेमाल होता है, ऑफर का इस्तेमाल होता है। वीआरएस जब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात कर रहा हूँ, मैं अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे प्रपोजल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। द टर्म्स ऑफर एंड प्रपोजल मीन वन एंड द सेम थिंग। ठीक है जी, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो प्रॉमिस क्या है भैया, रिजल्ट है किसका, ऑफर का या प्रपोजल का। प्रॉमिस क्या है भैया, रिजल्ट है किसका, प्रपोजल का। बाय वन पर्सन, जब एक पर्सन क्या करेगा भैया, प्रपोजल देगा। जब एक पर्सन क्या करेगा, प्रपोजल देगा। एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर। इसका मतलब कि जब एक पर्सन क्या कर रहा है भैया, प्रपोजल दे रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसमें क्या दे रहा है, अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है। मतलब एक की तरफ से क्या आ रहा है भैया, प्रपोजल आ रहा है, दूसरी की तरफ से क्या आ रहा, एक्सेप्टेंस आ रहा है। तो वो क्या बन जाएगा, तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। तो कोई पूछे आपसे कि भैया प्रॉमिस क्या होता है, तो आप बोलोगे अ प्रॉमिस इज अ रिजल्ट, अ प्रॉमिस इज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑफर या प्रपोजल बाय वन पर्सन एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से यहाँ पर समझो, व्हेन ए मेक्स अ प्रपोजल टू सेल हिज वॉच टू बी। ए क्या कर रहा है, ए ने क्या करा भैया, प्रपोजल दिया। किस चीज का प्रपोजल, टू सेल हिज वॉच टू बी। बोलता है कि भैया ए ने प्रपोजल दिया
कि मैं अपनी वॉच को क्या करूंगा, बेचूंगा किसको भैया, बी को, कितने रुपए की, 2000 रुपीज। ध्यान से समझो कि ए ने क्या करा, एक भैया प्रपोजल दिया कि भैया मैं क्या करूंगा, अपनी वॉच को बेचूंगा, किसको बेचूंगा भैया, बी को बेचूंगा, कितने रुपए की, 2000 रुपीज की। कितने रुपए की, 2000 रुपए की। और बी ने उसको क्या कर लिया, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, बी एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। तो रिजल्ट क्या आने वाला है, प्रॉमिस आने वाला है। रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्रॉमिस आ जाएगा बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, तो दियर रिजल्ट अ प्रॉमिस बिटवीन टू पर्सन। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं भैया प्रॉमिस कहाँ पे डिफाइन है। तो देखो सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के, जब आप सेक्शन 2B को देखोगे तो वहां पर आपको प्रॉमिस डिफाइन करा गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो 2B में क्या था भैया, प्रॉमिस डिफाइन करा गया। इससे पहले मैंने चर्चा करी भैया किस पे, इससे पहले चर्चा करी थी 2E पर, वहां पे एग्रीमेंट डिफाइन था। ठीक है, उससे पहले हमने चर्चा करी थी 2H, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन। तो बार बार जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे आपको याद होने लग जाएंगी जी। ठीक है जी, चलो तो देखते हैं कि किस तरीके से डिफाइन। तो सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट 1872, क्या मैं आपको इसका एक्ट दिखाऊं, नेक्स्ट क्लास में चलो मैं इसको आपको इसका बीएर एक्ट भी दिखाऊंगा। सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट 1872 जो डिफाइन करता है किसको भैया, प्रोमिसेस को। किसको डिफाइन करेगा, प्रॉमिस को। किस तरीके से बोलता है देखना यहाँ पे, लिखना है कि व्हेन अ पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, क्या लाइन है, व्हेन अ पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. इसको दो तीन बार खोल देना, आपको याद हो जाएगा सब कुछ। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ठीक है, सेक्शन 2B याद रखना, सेक्शन 2B याद रखना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन 2B है वो क्या बताता है, वो डिफाइन करता है भैया प्रॉमिस को किस तरीके से। व्हेन द पर्सन टू whom the promise is made, when the person to whom the promise is made signifies his assent, signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ठीक है, तो सेक्शन 2B याद रहेगा। जैसे 2B आ रहा है दिमाग में क्या आ जाना चाहिए भैया, प्रॉमिस आ जाना चाहिए। और सेम इसी तरीके से मैं सेक्शन 2E की बात करूंगा तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, एग्रीमेंट आ जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट याद रखना सेक्शन 2H में, कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला गया था, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, सेक्शन 2H याद रहेगा, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके साथ असेंशियल्स के लिए सेक्शन 10 भी याद रखना, असेंशियल्स के लिए सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी याद रखना। ठीक है जी, एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2E पर दी हुई है। बोला गया है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ अ प्रॉमिस, every promise and every set of a promises forming the consideration for each other, every promise and every set of a promises forming the consideration for each other is an agreement. सेक्शन 2E याद रखना एग्रीमेंट का, every promise and every set of a promises forming the consideration for each other is an agreement. ठीक है, और उसके बाद जो 2B था वो किसको डिफाइन करता था, प्रॉमिस को। सेक्शन जो 2B था वो किसको डिफाइन करता है, प्रॉमिस को। क्या बोलता है, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, the proposal is said to be accepted, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise, a proposal when accepted becomes promise. ठीक है जी, आगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं दस व्हेन देयर इज अ प्रपोजल, ध्यान से समझो, दस व्हेन देयर इज अ प्रपोजल फ्रॉम वन साइड, जब एक साइड से क्या होगा भैया, प्रपोजल होगा, एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट प्रपोजल बाय अदर साइड। ध्यान से इमेजिन करके देखो अपने दिमाग में कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है भैया, प्रपोजल कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसमें अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो हम बोलेंगे भैया रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉमिस आएगा। ठीक है, एक साइड से क्या हो रहा है, प्रपोजल हो रहा है, दूसरी साइड से उसका क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है उस प्रपोजल का, रिजल्ट क्या आने वाला है, प्रॉमिस आने वाला। ठीक है, दिस प्रॉमिस
दिस प्रॉमिस फ्रॉम द टू पार्टीज टू वन अनदर इज नोन एज एग्रीमेंट। बस सिंपल सा, आया समझ में? दिस प्रॉमिस फ्रॉम द टू पार्टीज टू वन अनदर इज नोन एज एन एग्रीमेंट। दिस प्रॉमिस फ्रॉम द टू पार्टीज टू वन अनदर इज नोन एज एन एग्रीमेंट। ठीक है जी, आई बात समझ में? एग्रीमेंट की डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो। तो लिखा हुआ एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ फटाफट से। तो देखो क्या लिखा हुआ है। इट हैज बीन नोटेड अबव दैट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ध्यान से समझना, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से समझो, ये नोट करने वाली बात है कि भैया जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जो भी एग्रीमेंट एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल सच एग्रीमेंट विच सेटिस्फाई द कंडीशन मेंशन इन द सेक्शन 10, मैंने पहले भी चर्चा करी थी। जो भी एग्रीमेंट इन कंडीशन को फुलफिल कर देंगे, कौन सी कंडीशन को? जो सेक्शन 10 में दी गई है, सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट 1872 आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 10 क्या बोलता है। अब ध्यान से समझना कि भैया ये सेक्शन 10 क्या बोल रहा है। ये जो सेक्शन 10 है ये क्या बात क्या करता है? तो ये बोल रहा है all agreements are contract, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressively declared to be void। दो तीन बार बोलोगे याद हो जाएगा। सेक्शन 10 क्या बोलता है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, याद रखो, लिखो इसको, इंपॉर्टेंट है। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। ठीक है, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज पे लिखो कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पे लिखो फॉर अ lawful consideration, lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressively declared to be void। ठीक है, तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना, इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby expressively declared to be void। ठीक है जी, आगे द एसेंशियल्स नीडेड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या क्या कहा गया? देयर फॉर आर एज अंडर। पहला, सबसे पहले तो भैया क्या होना चाहिए? एसेंशियल्स में एग्रीमेंट होना चाहिए। सबसे पहला ही चीज क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए भैया। एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, एग्रीमेंट कैसे बनता है वो आपको पता चल गया। एग्रीमेंट होना चाहिए दो पार्टीज के बीच में। एन एग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ प्रपोजल ऑफ एन ऑफर बाय वन पार्टी फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर। ये आप समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे सेकंड में देखो, एग्रीमेंट शुड बी बिटवीन द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से समझना कैसे होने चाहिए भैया, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। एग्रीमेंट शुड बी बिटवीन द पार्टीज, इसके बीच में होगा क्या? एक मैं अपने साथ खुद एग्रीमेंट कर सकता हूँ? आंसर है नहीं भैया, नहीं। तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ध्यान से इस चीज को समझना कि जो एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट है शुड बी बिटवीन द पार्टीज, और जो पार्टीज हैं, पार्टीज कैसी होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये जो पार्टीज है कैसी होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? पहला एसेंशियल, दूसरा, ये हम सब सेक्शन 10 ही देख रहे हैं। आगे देखो, तीसरा, देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन, उसके बाद क्या होना चाहिए भैया? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तीसरा वाला पॉइंट देख लो, क्या होना चाहिए भैया? लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट। फोर्थ, देयर शुड बी फ्री कंसेंट, क्या होनी चाहिए भैया? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट, पार्टीज कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट, सब हम डिटेल में देखेंगे, सबके सब। लॉफुल कंसिडरेशन को डिटेल में देखेंगे, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये फ्री कंसेंट सब आगे सब डिटेल में आएगा व्हेन दे एंटर इनटू द एग्रीमेंट।
और फिफ्थ है द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी, मना कराया देखो, मस्ट नॉट बी वन विच हैज बीन एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जिसको लॉ ने भी एक्सप्रेसिवली वॉइड डिक्लेयर किया हो वो एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, मतलब अब ये भी समझ लो कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, वो आगे हम चर्चा करें। ठीक है जी, ये क्या है? एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ठीक है, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने चर्चा क्या क्या करी है। एक क्विक रिवीजन यहाँ पर देखिए। ठीक है, एक क्विक रिवीजन हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, याद रखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H याद रखो, याद हो गया आपको? कॉन्ट्रैक्ट एच याद रखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्या बोला हुआ? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, याद रहेगा? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है? सेक्शन 2H में क्या बोला हुआ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन 2H वो क्या बोलता है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या आ जाएगा? अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, वॉइड कब होंगे? व्हेन इट इज नो लॉन्गर इनफोर्सेबल बाय लॉ, बड़ा ही सिंपल है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड कब होगा? जब उसे इनफोर्सेबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, नो लॉन्गर इनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर यहाँ पे नॉट ऑल एग्रीमेंट क्वालिफाइज एज कॉन्ट्रैक्ट सिंस ओनली दोज एग्रीमेंट्स दैट आर इनफोर्सेबल बाय लॉ आर कंसिडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल है। ठीक है, ओनली दोज एग्रीमेंट्स दैट आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कंसिडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, एग्जाम्पल में यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, एन एग्रीमेंट टू सेल अ रेडियो सेट, हमने चर्चा करी थी, वुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। However, an agreement to watch a movie together is simply an agreement and not enforceable by law, thus not a contract। ठीक है जी, तो दिमाग में पिक्चर बन रही है, एग्रीमेंट के साथ क्या होनी चाहिए? साथ में इन्फोर्सेबिलिटी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आगे, असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दो, लिखा वो ओनली एग्रीमेंट्स मीटिंग द असेंशियल्स आउटलाइन इन सेक्शन 10, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, however it is noted that while all contracts are agreements, not all agreements are contract। ये लाइन याद रख लेना, और तुम समझ भी गए हो, सिंपल है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे के सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्या वो एग्रीमेंट होते हैं? बिल्कुल, लेकिन नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, सिंपल। अब इसकी डेफिनेशन आप देख लो एग्रीमेंट की, तो कहाँ पे दिखी थी भैया? 2E में दिखी थी, डेफिनेशन याद आ रही है ना? एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन थी वो कहाँ थी? सेक्शन 2E में थी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो बोलती थी एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ अ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, याद रख लेना। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ अ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, दो तीन बार बोलोगे याद हो जाएगा। कहाँ पर दी हुई थी भैया एग्रीमेंट? कहाँ एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है बोलोगे? सेक्शन 2E में। कहाँ पर है? 2E में। एग्रीमेंट ए से ई याद रखना, ए ई। ठीक है, ए से ई याद रखना। ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ अ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, एंड एग्रीमेंट इज essentially a promise from both the sides। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ए promise to deliver a watch to B in exchange for B promises to pay rupees 2000, this forms an agreement। ये हमने सब चर्चा कर चुके हैं आपके साथ। आगे, जो भैया प्रॉमिस होता है, जो भैया क्या होता है? प्रॉमिस होता है, जो होगा प्रॉमिस वो रिजल्ट होता है किसका? ऑफर का, है ना? याद आ रहा है? एन एग्रीमेंट अराइजेस व्हेन ऑफर या प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी एक्सेप्टेड बाय द अदर। एक पार्टी क्या करेगी? ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी, तब वो क्या बन जाएगा भैया? प्रॉमिस। जैसे तब वो क्या बन जाएगा? ऑफर जैसी भैया एक्सेप्ट हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। और ये कहाँ पे डिफाइंड है? 2B पर डिफाइंड है। 2B क्या करता है? डिफाइन करता है प्रॉमिस को एज व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, दिस प्रॉमिस इज द फाउंडेशन ऑफ एन एग्रीमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहाँ पर डिफाइंड है? बी में क्या डिफाइंड है भैया? प्रॉमिस।
और ई में क्या डिफाइंड है भैया, एग्रीमेंट, यही है ना। बी में क्या था, प्रॉमिस, ई में क्या था, एग्रीमेंट, और एच में कॉन्ट्रैक्ट। एच में ही था ना भाई कॉन्ट्रैक्ट, कहीं और तो नहीं था। देख लो अभी भी, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ था, सेक्शन 2H में, ठीक है। ये देख लिया। अब हम बात करते हैं असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ पे दिए हुए, सेक्शन 10 पर, ये तो तुमको याद हो ही गया है। असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर दिए हुए, सेक्शन 10 पर। तो लिखा हुआ, फॉर एन एग्रीमेंट टू बी लीगली इन्फोर्सेबल इट मस्ट मीट सर्टेन कंडीशन। तो कंडीशन कौन कौन सी है भैया, फ्री कंसेंट होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए भैया, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कि बोथ पार्टीज मस्ट एग्री वॉलेंटरली विदाउट कोर्सिंग फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। टेंशन मतलब सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया कोर्सिंग क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है। फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान दो कि भैया फ्री कंसेंट होनी चाहिए बस। बोथ पार्टीज मस्ट अग्री वॉलेंटरली, ठीक है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। दूसरा भैया कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज याद रखो, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, कि बोथ पार्टीज मस्ट बी लीगली कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, लीगल एज होनी चाहिए या साउंड माइंड होना चाहिए, सब पे डिटेल में चर्चा होगी, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज में सबसे डिटेल में चर्चा होने वाली है, ठीक है। अभी याद करने वाली चीजें क्या है भैया, फ्री कंसेंट याद रखो, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज याद रखो, उसके बाद अब याद रखना लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। द एग्रीमेंट मस्ट इन्वॉल्व लॉफुल कंसिडरेशन, प्रस्ताव नहीं होता भाई, प्रस्ताव नहीं होता है, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब प्रस्ताव नहीं होता। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। एग्रीमेंट मस्ट इन्वॉल्व, ध्यान से इसको समझो, एग्रीमेंट मस्ट इन्वॉल्व लॉफुल कंसिडरेशन एंड अ लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है। द एग्रीमेंट शुड नॉट बी वन, the agreement should not be one that is expressly declared void by the law, agreement should not be one, ऐसा नहीं होना चाहिए that is expressly declared by, expressly declared void by the law। हम डिटेल में देखेंगे कि भैया लॉ के द्वारा void मतलब जो लॉ ने कौन कौन से एग्रीमेंट्स को void डिक्लेयर किया है आने वाली क्लास में, ठीक है। कंक्लूजन देख लो भैया, ओनली एग्रीमेंट्स दैट फुलफिल दीज essentials, मतलब सेक्शन 10 की बात हो रही है, क्वालिफाइज एज कॉन्ट्रैक्ट्स मेकिंग देम इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।